सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, हुकूमत मुआशी बहरान से निपटने के लिए मुश्किल में है। IMF की सख्त तरीन शराइत पूरी करने के लिए 215 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस भी आयद करना पड़ गए हैं, मगर सोने पे सुहागा ये है कि इतने इजाफी टैक्सेस लगाने के बावजूद भी IMF ने सब झंडी नहीं हिलाई। विफाकी वजीर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कारा ने कहा है कि 215 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस मजबूरी के फैसले हैं, मगर अवाम ये पूछते हैं कि नाअहली की सजा 5 साल तक महदूद करने का बिल पास करना भी क्या मजबूरी के फैसले हैं? चेयरमैन सेनेट के लिए ताहयात मुराद लाखों रुपए के बिल्स, फर्नीचर, चार्टर्ड तैयारे का सफर और गार्ड्स जैसी सहूलियात का बिल भी क्या मजबूरी के फैसले हैं? अरबों रुपए के करप्शन केसेस से बचने के लिए नैब तरमीमी बिल पास करना क्या मजबूरी के फैसले हैं? इसहाक डार को इश्तिहारी होते हुए ये गारंटी देना कि मुल्क वापस आने पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्या ये मजबूरी के फैसले हैं? PDM हुकूमत बनाना और हुकूमत के सारे फैसले लंदन बैठे शख्स की मुशावरत से करना, क्या ये भी मजबूरी के फैसले हैं? 2 सूबों में असेंबलियां टूट चुकी हैं मगर इलेक्शन नहीं हो रहे। अवामी नुमाइंदों के बगैर असेंबलियां चलाना, क्या ये भी मजबूरी के फैसले हैं? तहरीके इंसाफ की चलती हुकूमत गिराना, कमजोर मईशत होने के बावजूद अपनी हुकूमत बनाना, मिनिस्ट्रियां लेना और आईनी तरमीम करना भी क्या मजबूरी के फैसले हैं या फिर अवाम की मजबूरियों से फायदा उठाने के फैसले हैं? उधर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि चेयरमैन सेनेट की मुराद का जो बिल पास हुआ इसका दिफा नहीं किया जा सकता, तो वजीर दिफा साहब से अवाम ये पूछते हैं कि जो मुल्क में बेरोजगारी है क्या हुकूमत इसका दिफा कर सकती है? अवाम फाकों से है, महंगाई आसमान की बुलंदियों पर है, क्या हुकूमत इसका दिफा कर सकती है? महंगी बिजली और महंगी पेट्रोलियम मसनूआत और ऊपर से लोड शेडिंग का अजाब, क्या हुकूमत इसका दिफा कर सकती है? गैस बहरान की वजह से इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, क्या हुकूमत इसका दिफा कर सकती है? कि इंसाफ के एक पार्टी रहनुमा के खिलाफ 20 पर्चे हो रहे हैं, सब बजा मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्हें जो आजादी मिल रही है, क्या इसका दिफा हुकूमत कर सकती है? ऐसे महसूस हो रहा है कि हुकूमत तमाम तर कानून साजी, बातचीत और मुआमलात सिर्फ और सिर्फ खुद को फायदा पहुंचाने के लिए कर रही है, ना कि अवाम के लिए। इक़्तिदार में आने के बाद हुक्मरानों को अवाम याद क्यों नहीं आती है, क्यों उनका हाल याद नहीं आता है? इसमें मैं अपना पैनल इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। मैं ज्वाइन किया है विफाकी वजीर बराए तालीम और सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के राना तनवीर हुसैन साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका। और इनके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब भी मौजूद हैं। दोनों का सर बहुत शुक्रिया। मैं राना साहब आपसे आगाज करना चाहूंगी, मुझे ये बताएं कि जाहिर है कि आप लोगों ने बड़े मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली, अपनी सियासत कुर्बान की रियासत के लिए, मगर अब जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है, और फिर बाय द वे जो बैठकें लगी हुई हैं दुबई में, आप लोगों के ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ते हैं, जोड़ तोड़ चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे इलेक्शंस से पहले आपकी हुकूमत जो मौजूदा PDM है आवाम के लिए कुछ करेगी? हाँ, देखिए आपने तो पहले इंट्रो में इतना कुछ चार्जशीट कर दिया है, उसको तो खैर क्या उसके कमेंट करना है उस पर, क्यों लंबी बात है। लेकिन जो आपने अभी बात की है कि कोई रिलीफ दे सकते हैं या नहीं दे सकते इलेक्शन से या असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने से पहले, तो मैं समझता हूँ कि जो जिस हालात में गवर्नमेंट संभाली गई वो भी आपको पता है कि इकॉनमी की क्या हालात थे, मईशत का जिस तरह बेड़ा गर्क किया गया। लेकिन आप लोग क्यों नहीं कंपेयर करते 2017 और 2018 की जो इकॉनमी थी उसके साथ जो 2022 को इस हुकूमत को विरसे में मिली है, उनकी 4 साल की हुकूमत के बाद इमरान खान की कह लें या PTI की, तो वो सारी आपके सामने है। उसकी जितनी ग्रेविटी थी, जितना क्राइसिस था, जितनी इकॉनमी का बुरा हाल हुआ था, उसको दुरुस्त करना कोई आसान काम नहीं है या इतने अरसे में नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वो जो आप बात कर रहे हैं कि एक किस्म की पॉलिटिकल कास्ट हमने दी, लेकिन ये देखते हुए कि हालात बहुत बुरे हैं और इसका पॉलिटिकल कास्ट देनी पड़ेगी, लेकिन अगर ना करते तो डेफिनेटली आज मुल्क जिस तरह अभी खड़ा है डिफ़ॉल्ट से बच के, तो शायद हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते। उसको संभाला दिया है, उसको डिफ़ॉल्ट से
बचाया है, उसको उस मईशत की जो ये हालत थी उससे बाहर निकाल के एक डायरेक्शन सेट की है। और आज अल्लाह के फजल से कोई दूर दूर तक भी डिफॉल्ट का खतरा नहीं, और इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं 1 साल के बाद ही। हालांकि ये टाइम लगता है 3-3, 4-4, 5-5 साल इस तरह की इकोनॉमी को दुरुस्त करना। जब 2013 में हमें इकोनॉमी मिली थी उस वक्त भी इस तरह तो नहीं, लेकिन इससे मिलते जुलते हालात थे, रिजर्व भी कम थे, और बिजली की लोड शेडिंग 20-20 घंटे थी, स्टॉक एक्सचेंज बहुत ही नीचे 12,000 पे चली गई हुई थी। तो ये बहुत ज़्यादा जो इंडिकेटर्स थे उस वक्त इतने पॉजिटिव नहीं थे। तो उस वक्त जो हमने 2018 में छोड़ी, तो उस वक्त जितने भी ब्लूमबर्ग हो या वो जो दूसरे अदारे हैं हमारे इंटरनेशनल जो इस पे इकोनॉमी पे अपनी असेसमेंट देते हैं। ठीक है राना तनवीर साहब, आपकी बात बिल्कुल बजा है। ज़ाहिर है कि मुश्किल हालात जब भी कोई गवर्नमेंट आती है वो कहती है, लेकिन अब पॉइंट ये है कि जब हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं और आप ज़रा कि दोनों अशखास जो हैं बड़ी पार्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 बड़ी पार्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई मंशूर होता है पार्टीज़ का, और हमारे लिए तो ये मंशूर है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। अब आपके पास क्या ऑप्शन है जब इलेक्शन बड़े करीब आ गए हैं राना साहब? तो फिर क्या मंशूर लेके जाएंगे अवाम के पास, क्योंकि अवाम तो पिस गए महंगाई में ना। नहीं, पहले तो मैं बताऊं, आपने पहला जो सेंटेंस कहा है कि जो भी हुकूमत आती है यही कहती है, लेकिन मैं बताऊं ये बात नहीं है। लेकिन आप उसके जो डाटा होता है या नंबर होता है या फिगर होते हैं या इंडिकेटर्स होते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वो सारे सामने होते हैं। आपको पता है जब हमें गवर्नमेंट मिली तो उसमें 12% महंगाई थी, और हमने 4% पे पीटीआई को दी। तो ये डॉलर जो था वो भी 105 पे पीटीआई को दिया, या 122 पे या 20 पे चला गया एक साल में। जब मियां साहब गए उस वक्त 105 का था। तो ये सारे फिगर्स हैं जो बहुत बुरे तरीके से खराब हुए हैं फिगर। तो बाकी रहा रिलीफ देने के बाद, मैं समझता हूँ कि रिलीफ जितना हम कर सकें किया है, लेकिन इंदा हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इलेक्शन में लोग बाशऊर हैं, समझते हैं, उनको अवेयरनेस है, तो वो सिचुएशन को ज़्यादा कंप्रीहेंड करते हैं। लेकिन इस वक्त ठीक है, उनको इमीडिएट एक तकलीफ पहुंची है तो उससे वो ज़रूर थोड़ा क्रिप करते हैं। लेकिन मैं जब वोट की बारी आएगी तो उसके डायनामिक्स मुख्तलिफ है, वो PMLN को ही प्रेफर करेंगे, और हम इंशाल्लाह 2023 के इलेक्शन में जीतेंगे अल्लाह के फजल से। अच्छा ठीक है, ये आपने बड़ा कॉन्फिडेंस से कहा है कि हम जीतेंगे। ठीक है, मैं चांडियो साहब को इन्वॉल्व कर लेती हूँ। राना साहब इजाजत दें। चांडियो साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है और एंड पे जो उन्होंने लाइन कही है कि 2023 के जो इलेक्शन है, यानी चलें ये तो मुझे वाजे हो गया कि इलेक्शन 2023 में हो रहे हैं, जिस तरह राना तनवीर साहब ने बताया, तो उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे। आपको लग रहा है कि वाकईतन नून लीग जो है वो इतनी एफर्ट्स कर चुकी है कि वो इलेक्शन जीतेगी, या पीपल्स पार्टी चूंकि वो भी उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, फिर पंजाब में भी आप लोग कोशिश कर रहे हैं जीतने की, कराची सिंध तो ऑलरेडी आप लोगों के पास है, तो आपकी ऑप्शन भी मौजूद है वैसे अवाम के पास भी। मैं पहली गुजारिश करूं, ज़रा 2 मिनट हमें भी गुफ्तगू के लिए दे कि आपने इतने तल्ख लहजे में अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया है और हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर पढ़ा है। तो अभी हमारी भी बहुत सारी बातें हो गई हैं, जब बहुत जवाबात हो गए तो जवाबात पूरे तो नहीं दे सकेंगे, इतना टाइम मुझे नहीं दे सकेंगी, लेकिन ज़रा सुकून से सुनिएगा। आपका एक तो लहजा थोड़ा नरम करें तो बेहतर है, ना करें तो कोई बात नहीं। हम मीडिया के कुछ अफराद का लहजा बर्दाश्त कर गए हैं कई सालों में। दूसरी बात, एक हुकूमत में हुकूमत की सियासत करने वाले या इंतखाबी सियासत करने वाले सियासतदान को पुरुमीद होना चाहिए। हम भी पुरुमीद हैं, हम मायूस नहीं है, हम समझते हैं हालात ठीक हो जाएंगे, हालात ठीक करेंगे। लेकिन आप देख लें, बड़े मुश्किल हालात में भी पार्टियां आगे आती हैं, मुल्क को इस बहरान से निकालती हैं। ये मुल्क सिर्फ माशी बहरान में नहीं था, माशी बहरान से बढ़कर इस मुल्क में सियासी बहरान ने अपनी ताकत पकड़ ली थी। और जिन मुल्कों में सियासी बहरान होता है वहाँ माशी बहरान नहीं हल हो सकता। जब तक आप सियासी माहौल को ठीक नहीं करेंगे, जब तक मुल्क को सियासी तौर पर पुरसुकून नहीं रखेंगे, कोई मुआशी प्रोग्राम आपका कामयाब नहीं हो सकेगा। अब आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, खान साहब के ज़माने में
कई वज़रा हैं, एक का नहीं नाम, कई वज़राओं के बयान मीडिया पे मौजूद है, अगर आप नहीं सुने तो फिर देख लें। उन सब लोगों ने एक ही एतराफ़ किया है, उन्होंने सिर्फ अपने, हम तो अलग बात है उनके लिए कहते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बात मानी है कि हमारी इस हुकूमत की एक ही खराबी है कि हमने इस मुल्क को महंगाई में मुब्तला किया है, इस मुल्क में महंगाई ने बेड़ा गर्क कर दिया है, हम मुआशी तौर पर परेशान। ये उस जमाने के वज़रा ने एतराफ़ात किए हैं। अब जो वो हुकूमत जो जिसको हम फरिश्तों की हुकूमत साबित करना चाहते हैं, वो एतराफ़ात छोड़ के गई है कि इस मुल्क को हमने बहरान में मुब्तला किया। अब कई मुआशी माहिरीन कहते हैं कि IMF के मामले में PTI हुकूमत की गलतियां हैं, उन्होंने वादे पूरे नहीं किए, उन्होंने बहुत सारी बातें करके उनसे गुमराह हो गए। फिर छोड़ दें, उस दौर के वजीर खजाना के बयानात पढ़ लें, रिकॉर्ड में मौजूद है उनकी गुफ्तगू, टेप की गई है गुफ्तगू। उन्होंने खुद ऐसी सूरत हाल पैदा की कि आने वाली हुकूमत के लिए बहरान पैदा हो। वो वतन परस्त हुक्मरान नहीं थे, वो वतन परस्त हुक्मरान नहीं थे, मैं कह रहा हूं वो वतन परस्त सियासतदान भी नहीं थे। उन्होंने जानबूझ के ऐसा माहौल पैदा किया आने वाली हुकूमत के लिए कि वो परेशान रहे। हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते, हम कहते नहीं, हमें हुकूमत का मौका मिला है, हमें बहरान से निकलना है। मैं आपका 1 मिनट और लेना चाहता हूं। आप ज़ियाउल हक की मुसीबत आई इस मुल्क पे, उसके बाद किसने संभाला? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भागी नहीं, उसने बहरान अपने सर पे लिया और मसले को हल किया। उसके बाद हुकूमत आप देख लें ज़ियाउल हक के बाद, फिर मुशर्रफ ने जितने साल हुकूमत करके इस मुल्क में बहरान पैदा किया, किसने आकर संभाला दिया? ऐसे अयूब खान के बाद किसने संभाला दिया? हम सियासतदान हैं, हम भागने वाले नहीं हैं, हम अपनी खातिर मुल्क को बहरान में मुब्तला करने वाले नहीं है। ये सूरत हाल पैदा की गई है, लेकिन राणा साहब ने ठीक कहा है, वो पुरुमीद होना चाहिए, उनको मायूस नहीं होना चाहिए। अगर हुक्मरान मायूस होंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? ठीक करेंगे इंशाल्लाह, ठीक होगा, वरना एक रास्ता खुला हुआ है, पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में है, इंतखाब का रास्ता है। अगर बिल्कुल ही नाकामियां हो जाएंगी तो अवाम अपना फैसला देंगे, हम अवाम को नहीं रोक सकते अपने फैसले से, वो देंगे। हम पुरुमीद हैं, हम पंजाब में भी काम कर रहे हैं, हमने मुल्क में भी काम किया है। मेरे चेयरमैन ने, मेरे साबिक सदर ने जिस अंदाज से मुल्क में सियासत की है, मैं समझता हूं उसके नताज बेहतर साबित होंगे। मैं समझता हूं उनकी कोशिशों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हालात बेहतर होंगे। ठीक है, गॉट योर पॉइंट चाडू साहब। जाहिर है कि हालात बेहतरी की जानिब ही जाने चाहिए, और आप भी पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं। जाहिर है कि शोबा मुख्तलिफ हो सकता है, मगर जैसे आप आवाम के लिए काम करते हैं, एज ए जर्नलिस्ट हम भी आवाम के लिए काम करते हैं और उनकी ही आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं, सवाल वही करते हैं जो अवामी है। राणा साहब, आप लोग ज़ाहिर है कि रोड मैप तैयार कर रहे हैं, और ये बात तो तय है कि मुस्लिम लीग नून को एक सेटबैक का सामना करना पड़ा 2017 के बाद, नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद, और अब नवाज शरीफ साहब की वापसी की भी बातें ज़ोर शोर से जारी हैं। तो आप लोगों ने क्या प्लान आउट किया है? क्योंकि दुबई में बैठकें भी हो रही हैं, गुफ्तगू भी होगी, ज़ाहिर है कि आप लोग बातचीत भी करेंगे, तो क्या नवाज शरीफ साहब सितंबर से पहले आपको मुल्क में वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आने का कोई प्लान है उनका 2 महीनों तक? देखिए, डेफिनेटली वो हर सूरत आएंगे, और इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले ही आएंगे, और इलेक्शन को वो जो कैंपेन है इलेक्शन की, वो खुद ही वो संभालेंगे और लीड करेंगे। दूसरी रही बात दुबई में कोई बैठक हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी पीपल्स पार्टी एक इत्तेहादी जमात है, और साथ ही साथ मुल्क की बहुत बड़ी जमात है। तो उनके साथ मिलके पॉलिटिकल इश्यूज जितने भी हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, वो कहे बगए, चाहे पाकिस्तान हो या दुबई हो या जहाँ भी मुलाकात हो, डेफिनेटली इशू ही डिस्कस होते हैं जो पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है, जितने चैलेंजेस हैं कि उस तरह किस तरह निपटा जाए, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे फ्यूचर के इलेक्शन का रोड मैप हो। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, आपस में चलनी चाहिए भी। और फिर हमने तो मिलके पीपल्स पार्टी के साथ चार्टर डेमोक्रेसी जब किया था, तो उस वक्त भी उसके बाद कोशिश की है कि डेमोक्रेसी को जितना स्ट्रेंथन किया जाए, जितना इससे निज़ाम को बेहतर किया जाए, जमहूरी निज़ाम को मजबूत किया जाए, और किया भी। अब इमरान खान ने आके जमहूरी निज़ाम को तबाह किया, उसने पार्लियामेंट को बेतौकीर किया, उसको अंडरमाइन किया, हर अदारे को उसने
बेवकार ही नहीं किया, कमज़ोर भी किया। और चांडिल साहब ने ये जो कहा है कि उन्होंने दूसरी हुकूमत को ऐसे लाद दिए हैं जैसे वो परेशान रहे, मैं समझता हूँ वो आने वाली हुकूमत को नहीं, उसने पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश की है। उसका एजेंडा यही था कि मैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अदारों को, ख़ास करके उस अदारे पे को उसने टारगेट किया है जो पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ है, उसकी सालमियत का मुहाफ़िज़ है, सालमियत के लिए बहुत ज़रूरी है। और हर सालमियत से जुड़े हुए चैलेंज का उसने मुकाबला किया है पास्ट में, जो माजी है। तो मैं समझता हूँ तो उसका तो एजेंडा डिफरेंट था, इकोनॉमी तबाह की जाए, अदारे तबाह किए जाए, मुल्क के निज़ाम को ख़राब किया जाए। तो वो इस किस डगर पे चल रहा था जिसको अल्लाह ताला ने उसके उस नीयत से या उसकी जो सोच थी उससे हमें महफूज रखा है पाकिस्तान को। और आज मैं समझता हूँ उस चीज़ से हम निकले हैं जो मुल्क दुश्मन नासर जिस एजेंडे के तहत चल रहे थे, आज उनकी साजिश भी बेनकाब हुई है। बल्कि साजिश का तो बहुत पहले पता था, हम लोगों को तो पता था, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे पीपल्स पार्टी की क़यादत हो, हमारी हो, लेकिन अवाम को अब पता चला, कौम को ये बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है। गो थोड़ा सा हमें सेटबैक आया जिस तरह उसने 9 मई को किया है, लेकिन कम से कम अवाम जिस तरह उसने किया हुआ था, मेस्मराइज किया हुआ था, हिप्नोटाइज किया हुआ था। और हालांकि अवाम, पाकिस्तानी अवाम बड़ी मुहब्बत। ठीक है राना साहब, मैं माजरत चाहूंगी, हमें रजा रूमी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन मैं रूमी साहब, मैं पहले राना साहब से एक और सवाल करना चाह रही हूँ। राना साहब, इख्तलाफात जहाँ पे ज़रा बातचीत होती है वहाँ पर इख्तलाफात भी हो जाते हैं, और लंदन के बाद मरकज़ बनना और फिर ज़रा बातचीत होना, तो इसमें एज़ पर इंफॉर्मेशन ज़रा कि पीपल्स पार्टी की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ आप लोग भी बातचीत कर रहे हैं, तो क्या फार्मूलाज तय किए जा रहे हैं, किन चीज़ों पे बात हो रही है अदर देन इकोनॉमी या पीटीआई? नहीं, देखिए, जहाँ तक इकोनॉमी का तल्लुक है, ये बात हमने जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, इस तरह हमने पहले भी शहबाज साहब ने इस पे बात करते रहे। लेकिन जब ये 2018 के इलेक्शन के बाद जिस तरह की भी वो असम्बली थी, धांधली ज़्यादा सी, जिस तरह भी आई, तो वहाँ पे भी उन्होंने अपनी पहली स्पीच में कहा कि चार्टर इकोनॉमी पे हम तैयार हैं, हम एक चार्टर करें इकोनॉमी पे। और जरदारी साहब ने भी ये बात की, लेकिन वो शख्स, उसका तो एजेंडा ही मुख्तलिफ था कि वो इकोनॉमी ठीक नहीं करना चाहता, ख़राब करना चाहता था। अब बात रही कि जी हम क्या बात कर रहे हैं, बातचीत होती रहती है, सीट एडजस्टमेंट भी होती है, और बाकी इश्यूज पे बात होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब इलेक्शन आएगा, क्लियर कट बात है कि हम एक अलग पार्टी हैं, वो पीपल्स पार्टी अलग पार्टी है, या जितनी भी इत्तेहादी जमातें, तो आप अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे जी? अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे, अपने अपने निशान पर इलेक्शन? डेफिनेटली हम अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे। हमारा प्रोग्राम अलग है, हमारा मंशूर अलग है, हमारी सोच अलग है। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन अलग लड़ेंगे, लेकिन क्योंकि इत्तेहादी जमात है हुकूमत में रहते हुए, तो उस पर बहुत सारे इशू जो आने वाले इलेक्शन है या उन मामलात में भी एक पेज पे हमें सबको। ठीक है राना साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। जी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं जाने से पहले एक जसारत कर लेती हूँ, सवाल छोटा सा कर लेती हूँ। आने वाले वजीर आजम क्या नवाज शरीफ साहब होंगे, शहबाज शरीफ साहब होंगे, या कोई और ऑप्शन है? किस चीज का? मुझे फिर दोबारा रिपीट करें। आने वाले वजीर आजम नवाज शरीफ साहब होंगे चौथी मर्तबा, शहबाज शरीफ साहब होंगे? हमारे कायद नवाज शरीफ साहब हैं, वो पार्टी के मशवरे के साथ फैसले करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो 3 दफ़ा रहे हैं, वो तजर्बाकार हैं। उनका एक पाकिस्तान को जब भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने पाकिस्तान को तरक्की की जोत दी है, और वो उस सीमत पे लेके गए हैं, चाहे जो भी उनका टर्न्योवर हो। 90 में पहली दफ़ा बने थे तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे, जिससे आज पाकिस्तान का जो जितना भी निज़ाम है, इकोनॉमिक निज़ाम है या फ्री मार्केट या सारा, वो आपको नज़र आएगा। तो मैं समझता हूँ कि हर वक्त रिफॉर्म्स लाए, हर वक्त बेहतरी की, उसकी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी डेवलपमेंट है, जितनी इकोनॉमी आपको नजर आएगी, तो सर वो वजीर आजम चौथी बार हो सकते हैं। वो अगर बने तो बिल्कुल वो मेरा पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा,
लेकिन फैसला मियां नवाज शरीफ साहब का है और पार्टी के साथ मिलकर जो भी फैसला करेंगे वही इंशाल्लाह होगा, लेकिन पार्टी की ख्वाहिश है कि वही प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है रान तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। सब ब्रेक से जाएंगे तो रजा रूमी साहब और मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। रजा रूमी साहब, फरमाइएगा कि ये अहम मुलाकातें भी हो रही हैं, ज़ाहिर है कि आपकी नज़र में भी बहुत सारी खबरें हैं और फिर जोड़ तोड़ भी हो रहे हैं, इलेक्शंस की तैयारी पे भी बात हो रही है, सीट एडजस्टमेंट भी है, केयर टेकर सेटअप भी है। तो इसमें आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में जो बातें हैं, मामलात हैं, वो तय हो जाएंगे? देखिए बिल्कुल तय होंगे। उसकी वजह यह है कि अभी तो उनका जो बुनियादी हदफ है, एक तो जाहिर बात है कि वो इलेक्शन में जाना और वापस इक़्तिदार में आना, और जो उनका हरीफ है, कॉमन हरीफ है, उसके खिलाफ तो उनको मुतहद रहना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने इनको इकट्ठा किया हुआ है और वो रखेंगे जब तक उनका बंदोबस्त नहीं होता। पहली तो ये बात है। लेकिन मुज़ाकरात जो है वो ज्यादा अहम उमूर पे हो रहे हैं। एक तो इलेक्शन की टाइमिंग का सवाल है कि नवंबर में इलेक्शन होंगे या थोड़े से आगे मार्च में। दूसरा निगरान सेटअप के ऊपर बातचीत है, वो भी एक अहम मामला है। और तीसरा फिर ये कि पोस्ट इलेक्शन जो सिनेरियो बनता है उसमें क्या होगा। जाहिर बात है नून लीग के भी अपने उम्मीदवार हैं, आप पूछ रही थी अभी राना साहब से, और पीपीपी के भी अपने उम्मीदवार हैं, बिलावल भुट्टो साहब। ठीक है जी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन बनेगा वजीर आजम, कौन बनेगा अगला वजीर आजम पाकिस्तान। जी बिल्कुल। तो इस वक्त ये बातें जो हैं वो उनके ऊपर कुछ बात गुफ्तो शुनीद हो रही है, और मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शंस के लिए ये पार्टीज बिल्कुल रेडी हैं। ये नहीं चाहते कि इलेक्शन आगे हो बहुत ज्यादा, स्पेशली पीपीपी तो कह चुकी है ऑन रिकॉर्ड। नून लीग अलबत्ता थोड़ा सा वो उनका ये ख्याल है कि कुछ देर डिले हो जाए तो कोई मजायका नहीं है। मैंने ये सुना है कि एस्टेब्लिशमेंट भी ओपन है इस मामले में कि अगर 3 महीने 6 महीने का डिले होता है तो होता रहे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अल्टीमेटली इनको आपस में एक तय करना पड़ेगा। अगर ये पार्टीज क्लियर हो जाएं तो ऐन मुमकिन है कि नवंबर में इंतखाबात जो हैं वो मुनक्किद हो जाएंगे। जी जाहिर है कि मौला बख्श चांडी साहब, सियासतदानों का इत्तेफाक करना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे मुल्क में। अगर हमने किसी भी ऑड एलिमेंट को निकालना है अपनी सियासत में से, तो आप लोगों का इकट्ठा होना, आप लोगों का फैसला करना अवाम की तकदीर का तयन भी करता है और मुआशरे में तब्दीली का भी तयन करता है। अब चूंकि वजीर आजम कौन बनेगा, जैसे कि रजा रूमी साहब ने फरमाया, कौन बनेगा अगला वजीर आजम, आप लोगों की भी तो ख्वाहिश है कि बिलावल साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने। उधर नून लीग की भी ख्वाहिश है कि मियाँ साहब अगर वापस आ जाते हैं तो बना दो मियाँ साहब ने प्राइम मिनिस्टर, मतलब उसमें भी कोई मुज़ाका नहीं है। और भी कैंडिडेट्स हैं। मेरे ख्याल में न हम कोई बुरी बात कर रहे हैं अपने कायद को वजीर आज़म की हैसियत में देखने की ख्वाहिश करके, ना नून लीग कोई गलत काम कर रही है। दोनों पार्लियामेंट्री सियासत करती हैं, दोनों हुकूमत के लिए करती हैं कि हम हुकूमत में जाएं, जो अपने वादे किए पूरे किए। तो ये कोई इसमें कोई कबात नहीं है कि पार्टी अपने लिए कोई वजीर आज़म मुंतखब करके बैठी हुई है। असल बात है कि अमली तौर पे हम क्या करेंगे। और हमने आपको एक बात बता दें, हमने बातचीत करने में कभी भी मुंह नहीं मोड़ा। हमने कभी नहीं कहा हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम मुझसे बात नहीं करेंगे, हम इससे बात नहीं करेंगे। करेंगे तो अफवाज पाकिस्तान से करेंगे तो उनके पास उनसे करेंगे जो उनको अख्तियार हासिल है। ये सियासी पार्टियां नहीं कहती। पीपल्स पार्टी कभी ऐसा नहीं कहा। पीपल्स पार्टी मुश्किल तरीन दौर में, एक मैं मिसाल दे रहा हूं जो मुझे खुद खटकता रहा कि बीबी की जिंदगी में हमने ज़िया-उल-हक के साथ टेबल पे बैठ के बातचीत की। ये बड़ी खत्म, ज़िया-उल-हक खुद बाद में आए, मोहम्मद खान जुनेजो से, मोहम्मद खान जुनेजो उनके वज़ीर आज़म थे। फिर वो एक साजिश के तहत उस मीटिंग में बुला के लाए ज़िया-उल-हक को, और मोहतरमा उठ के खड़ी हो गई कि आपने ये तय नहीं किया था, आपसे बातचीत थी। हम सियासी लोगों से बातचीत करते हैं। इस मुल्क को सियासतदानों ने चलाना है, इस मुल्क को बेहतर बनाना है, हमें अपने इख्तिलाफात खत्म करने हैं। बीबी ने जूले जैसे मुंह मोड़कर बात नहीं की कि जनाब आप कठपुतली है, आपके पीछे ज़िया-उल-हक है, हम आपसे, ऐसा नहीं हुआ। आपको आगे जाने के लिए आपस में बातचीत करनी पड़ी। ये क्या सियासत थी? आपने कभी देखा है? मैं आपको एक मिसाल देता हूं, अगर टाइम कम होगा तो बात कर लूंगा, खत्म कर दूंगा। असेंबली में
जब वजीर आजम खान साहब इमरान खान आजम इमरान खान आते थे तो यूं घूम के आते थे कि कहीं अपोजिशन लीडर को हाथ न मिलाना पड़े। वजीर आजम थे या खिलौना थे, खिलाड़ी थे, कोई रात खेलने आए थे। हुकूमत पाकिस्तान के वजीर आजम थे। इतना बड़ा जिगर करना चाहिए था, इतना बड़ा गुर्दा करके अपोजिशन लीडर को, शहबाज शरीफ साहब को हाथ मिलाने में क्या जुर्म था? बिलावल साहब को हाथ मिलाने में क्या जुर्म था? इनके साथ मिलकर आप दुनिया के मुल्कों के नाम ले सकते हैं, आप भी जानती हैं, मैं भी नाम ले सकता हूं। खतरनाक दुश्मन एक दूसरे के, लेकिन मुल्कों के सलामती के लिए, मुल्कों की तरक्की के लिए, अपनी कौम की खुशहाली के लिए आपस में बातचीत करते हैं, रूठते नहीं है। ये खेल थोड़ा ही है। रियासत को चलाना, मुल्क को चलाना खिलौने की बात तो नहीं है। कई चीजें नापसंद पसंद करनी पड़ेगी। नहीं मौलाना साहब, मैं जसारत कर रही हूँ मानने पड़ेंगे कि अगर नून लीग वजीर आजम चाहती है कि उनका लगे और वो सीट्स निकाल लेती है पंजाब से, तो आपको कोई मसला नहीं है, चाहे आप उस वक्त भी इत्तेहादी हो? मैं आपको बता दूं, अल्लाह ताला के फैसले के बाद हमें अवाम के फैसले पर यकीन है। जो अवाम फैसला करेगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर हाल में कबूल करेगी। अवाम के फैसले के खिलाफ हम साजिश नहीं करेंगे, हम छुप छुप के खिलाफ बातें नहीं करेंगे। हमें जो मौक़िफ़ रखना है सामने रखना है। मेरे कायद बिलावल साहब और आसिफ अली जरदारी साहब दोनों को अख्तियार है, सेंट्रल कमेटी का अख्तियार उनको दिया हुआ है बातचीत करने का। जो फैसला करेंगे हम मानेंगे। हम वो फैसला नहीं मानेंगे कि अवाम एक फैसला करे, हम बातचीत करके साजिश के जरिए उस फैसले को तब्दील करें या और लोगों को पैदा करें, ये हमारी सियासत नहीं है। ठीक चांडी साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो ये हम चीज डिस्कस करते हैं कि पंजाब, चूंकि कहा जाता है पंजाब में जिसकी ज्यादा सीट्स हैं उसके विफाक में भी चांस होते हैं, लेकिन पंजाब इस वक्त जो मरकज बना हुआ है उसमें कौन सी पार्टी कहां पर देखने रजा रूमी साहब? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रजा रूमी साहब, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं पंजाब का और पंजाब की सियासत का? जी, बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछा है फरवा, क्योंकि हालात जितनी तेजी से बदले हैं 11-12 मई के बाद। देखिए, एक महीना पहले हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि पीटीआई जो है वो मैदान नहीं मारेगी। तमाम तर शवाहिद जो थे, या कम से कम एक पब्लिक ओपिनियन जो बना हुआ था, उसमें यही लग रहा था कि पीटीआई आगे है दीगर पार्टी से। लेकिन जो हालात बने मई 9 के वाकयात के बाद, अब यूं लगता है कि पीटीआई चूंकि मैदान से उस तरह से आगे फ्रंट रनर नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान साहब या तो डिस्क्वालिफाइड होंगे या जेल में होंगे या उनको इजाजत नहीं मिलेगी। कुछ अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन हवा का रुख यकसर बदल चुका है। और आपको पता है पंजाब में तो चलता ही हवाओं का रुख है, और उसको देखकर नून लीग की जो पहले पोजीशन खराब हुई है पिछले 12-13 महीनों में, महंगाई की वजह से, माशी मिसमैनेजमेंट की वजह से, और दीगर जो उन्होंने अपने बयानिया से कॉम्प्रोमाइज किया कि कहाँ वोट को इज्जत दो, और एंटी स्टैब्लिशमेंट नारों से वो दूसरी तरफ आ गए हैं, तो वन पेज पर आ गए हैं, तो यकीनन उससे उसका नुकसान हुआ। लेकिन जब मैदान इस तरह खाली होता है, मैं आपको बताऊं 1997 में इंतखाबात हुए थे, और मुझे याद है कि उस वक्त पंजाब में कम से कम हुआ था कि बहुत से कारकुन पीपीपी के आए नहीं थे वोट करने, या नाराज थे किसी वजह से, या क्या हुआ था, ये भी एक थ्योरी पेश की गई थी। बेनजीर भुट्टो साहिबा ने तो कहा था कि उसमें धांधली भी हुई है, लेकिन ये कि वोटर्स कभी कभी नहीं आते, और अगर इमरान खान साहब मैदान में नहीं होंगे तो जितने भी वो मकबूल हों, अगर उनके वोटर नहीं आएंगे तो फिर एक मैदान एम्प्टी होगा। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी देख रही है और पीएमएलएन भी देख रही है कि ये मैदान जो है ये खाली हो रहा है उनके लिए। इसलिए अभी जो उभरने वाला मंजरनामा है उसमें ये बड़ा क्लियर एक जो चीज है कि मौजूदा कोलिशन के जो मेंबरान हैं यही आगे जो है पंजाब में सरे फहरिस्त होंगे विनर्स रेस में, और फॉलोड बाय ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पीएमएलक्यू जैसे छोटे ग्रुप्स हैं, और उम्मीदवारों की अच्छी खासी तादाद होगी, ताकि एक कोलिशन जो है वो पंजाब में और फिर मरकज में भी वो बन सके। ठीक है, मैं छोटा सा और सवाल कर लेती हूँ, फिर मुझे चांडी साहब की तरफ मूव कर रहा है। आईपीपी, काफ लीग और पीपल्स पार्टी, आपको लग रहा है कि पंजाब में ये ट्रायंगल बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। अगर आपको याद हो तो
2008 के इंतखाबात के बाद PMLQ PPP की इत्तेहादी रह चुकी है। मरकज में चौधरी परवेज इलाही एक जमाने में डिप्टी वजीर आजम थे, तकरीबन उसी ओहदे पे फाइज थे, तो बिल्कुल ये मुमकिन है। और जरदारी साहब तो देखे ना, उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो ये है कि वो उनको कोलिशंस बनानी आती हैं, अलायंसेस बनाने आते हैं। काश के हमारे खान साहब भी सीख जाएं कि कैसे सियासतदानों के साथ चलना होता है, क्योंकि आपको सियासी कुव्वतों को साथ लेके आगे बढ़ना होता है, नहीं तो आप आइसोलेट हो जाते हैं, जैसे भी खान साहब हुए हैं। तो ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन देखिए उसमें नून लीग की पोजीशन फिर भी काफी आगे होगी। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि पंजाब में नून लीग का पुराना वोट बैंक भी है। अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं वो मुतहरिक भी हो जाएगा, वो कैंपेनिंग करते हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। जी ठीक है, मतलब जाहिर है कि जो वॉइड है उसको किसी ने फिल तो करना है। चांडियो साहब, सिंध की सियासत के जाहिर है कि डायनामिक्स डिफरेंट हैं, पंजाब की सियासत के डायनामिक्स डिफरेंट हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको विफाक चाहिए तो उसके लिए आपको किसी ना किसी से हाथ मिलाना है। अगर इफ इट्स नॉट नून लीग, तो क्या आप लोगों के पास सर ऑप्शंस मौजूद हैं, बाकी जमातें जो पंजाब में इस वक्त एक्टिव हैं, या जिसे हम किंग्स पार्टी कहते हैं? मैं एक अर्ज करूं आपको, पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक खालिद सियासी जमायत है, वो कभी भी किसी जमायत से बातचीत की मुखालिफ नहीं रही। उन्होंने मेरे जरदारी साहब है हमारे, और मेरे कायदे बिलावल साहब, उन्होंने हर बार कहा कि हमारे दरवाजे खुले हुए मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए, हम मुंह नहीं मोड़ते। मसाइल का हल तो बातचीत से होगा, हम उनके खिलाफ नहीं है। जहां तक पंजाब की सूरत हाल है, मेरे आप अगर चंद सालों से प्रोग्राम देखेंगे तो मैं पुरुमीद होता हूं। मैंने देखा है पंजाब में इन हालात मुश्किल में भी बिलावल साहब जब पब्लिक में गए तो पब्लिक दीवानावार बिलावल साहब की तरफ लौट भागते हुए आए, जज्बाती मंजर, क्योंकि वो भुट्टो साहब के नवासे हैं, वो बेनजीर साहबा के बेटे हैं, वो आसिफ साहब के जैसे दानिश्वर सियासतदान के बेटे हैं। तो ये हम उससे तो पुरुमीद इसलिए भी है। दूसरी बात मैं आपको एक अर्ज करूं, इंतखाबात के बाद फैसले होते हैं, लेकिन हम जब कहते हैं कि हम आपसे बातचीत करेंगे, पाकिस्तान को बहरान से निकालना है, तो किसी से भी बात, अभी आपके यहां मेरे भाई बैठे हैं, उन्होंने मिसाल दी चौधरी साहब के शुजात वालों के साथ पीपल्स पार्टी की बातचीत का, तो ये बहुत बड़ी मिसाल है, छोटी मिसाल नहीं है। फिर MRD की मूवमेंट देखिए, बहुत बड़ी मिसाल है। वो लोग जिन्होंने भुट्टो साहब के फांसी के मुतालबात किए, बीबी साहबा ने और बेगम साहबा ने मुल्क को आमले से निकालने के लिए उनसे बातचीत की है। तो सियासत में बातचीत करके आप मसाइल हल कर सकते हैं। मैं एक बात जो कह रहा था अभी आपको, कि मैं सालों से कह रहा हूं कि पंजाब में वो लोग जिन्होंने भुट्टो साहब के लिए खुद को जलाया, जिनकी खवातीन शाही किलों में गई, जिनकी बेटियों ने जेल देखे, जिन नौजवानों ने कोड़े खाए, उनकी नस्लें जिंदा हैं। हाँ, हमारी मकामी कयादतों से वक्त नाराज होकर वो जरूर रूठ के बैठे हैं, लेकिन जब भी मौका मिला है उनको अपनी पार्टी और कयादत से प्यार के इजहार का, वो टूट कर चाहते हैं। वो नस्लें जो भुट्टो साहब और बीबी के जमाने की पीपल्स पार्टी कारकुनों, बेटियों, माओ, बहनों की नस्लें हैं, वो अब भी जिंदा है। अभी पिंडी में जियाले बैठे हैं, अभी आजाद कश्मीर में जियाले बैठे, अभी लाहौर में खुद को जलाने वाले और शाही किलों को सजाने वाले बैठे, अभी वो बेटियां, उनकी बेटियां जिंदा हैं जिन्होंने खातून होकर शाही किलों की अकूबतें बर्दाश्त की हैं। तो मैं पुरुमीद हूं, हालात जब ऐसे होंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो नस्ल जिन्होंने पीपल्स पार्टी बनाई, जिन्होंने पीपल्स पार्टी को उरूज अता किया, वो नस्ल अपना किरदार अदा करेगी और इंशाअल्लाह नताज बेहतर होंगे। क्या आपने वाकया याद करा दिया जलाने से, कि उस वक्त मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है कि अखबार इतने कंट्रोल्ड होते थे कि आप ये खबर भी शाया नहीं कर सकते थे। अलबत्ता खैर आमरीत में और जमहूरियत में कुछ तो डिफरेंस होता है और हमेशा होना चाहिए। और इसी पे एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं तो अपने गेस्ट से सवाल करते हैं। वेलकम बैक। रज़ा रूमी साहब, इलेक्शन इस साल होंगे नहीं होंगे, जाहिर है कि उसमें बहुत सारी बातें हैं सामने आ रही हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो एक शख्स जिनकी
गिरफ्तारी का मामला है, आपको लग रहा है कि वो ईद के बाद गिरफ्तार हो जाएंगे या उन पे सख्ती आ सकती है, माइनस हो सकते हैं? देखिए, पहले तो ये लग रहा था कि शायद वो सितंबर में ही ऐसा कुछ गिरफ्तारी का वाकया अमल में आए, लेकिन जो आज की आपने देखा कि जिस तरह से अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जिस तरह से कुछ रिट्रीट किया, उन्होंने स्टे ऑर्डर नहीं दिया, तो उससे यही जाहिर होता है कि शायद ईद के बाद वो गिरफ्तारी अमल पजीर होगी। और क्योंकि देखिए, ये कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये बहुत अहम है, इसको बीच में जी, तो उसको हम अंडररेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बड़े एक वाज़ेह पैगाम था तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए। और मेरे ख्याल से खुद उन साहब को भी अंदाजा है, आप जिन साहब की जिक्र कर रही हैं, चूंकि उन साहब का जिक्र हम बाकायदा नहीं कर सकते तो इसलिए हम उन साहब की ही बात करेंगे। तो उन साहब को भी अंदाजा हो चुका है गालिबन। उनकी आखिरी उम्मीद थी कि वकला जो हैं, जो कि माजी में एक वकला की तहरीक चला चुके हैं, वो अब एक तहरीक चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ वो देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगी और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला देगी जिसकी बिना के ऊपर पब्लिक को मोबिलाइज किया जाएगा। वो भी कम से कम जुलाई के एंड तक वो ख्वाहिश भी नहीं हुई। वो क्या कहते हैं, अब तक दिले खुशफहम को है तुझसे उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे ही बुझाने के लिए आ। तो इस वक्त जो मामला है वो बड़ा गंभीर हो चुका है, और काश के वो जिन साहब का हम तस्करा कर रहे हैं, काश के वो बड़ी वाज़ेह एक पोजीशन ले लेते, कोई मुजम्मत कर देते क्लियर वाज़ेह अंदाज में, माजरत कर लेते, अपने लोगों को समझा देते, रुख बदल देते। उन्होंने भी अपना जो है रवैया उसमें कोई तब्दीली खातिर खान नहीं लाई, बल्कि उन्होंने उन साहब ने, एक और साहब हैं उनका भी जिक्र नहीं करूंगा, वो बार बार उनको नाम लेकर उनको बुरी बातें कह रहे हैं। अब आप बताइए कि एक तरफ इतना बड़ा मामला चल रहा हो, यानी कि परवाह ही नहीं है कि वो जो सैकड़ों हजारों बच्चे इस वक्त बंद हैं, कुछ उन्हीं का ख्याल कर लें भाई। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं इस पे जो है वो चांडियो साहब के कमेंट चाहूंगी। चांडियो साहब, मुझे एक तो बता दें क्विकली, क्योंकि वक्त की किल्लत है, कि इलेक्शंस आप कब देख रहे हैं, कब मुतालबा कर रहे हैं, और दूसरा ये कि जिन साहब का जिक्र हम कर रहे हैं उन साहब को अब ईद के बाद देख रहे हैं कहीं और? मैं एक जुमले में कह दूं, मैं पीटीआई हुकूमत का वजीर नहीं हूं कि अपने मुखालिफ के गिरफ्तारी का दिन बता दूं, टाइम बता दूं कि कल वो गिरफ्तार होगा, परसों वो गिरफ्तार होगा, मुझे पता नहीं। मैं पीटीआई का वजीर नहीं हूं, मैं पीपल्स पार्टी कारकुन हूं, एक इत्तेहादी हुकूमत का हूं। ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है सर, हक में भी हालात उन्होंने खुद ऐसे पैदा किए कि आज आपको तजज़िये में कहना पड़ रहा है कि गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। हालात खुद उन्होंने पैदा किए हैं। ऐसे हालात पाकिस्तान में कब थे? आज कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आज जो लोगों के लिए आपने सुना है, उसको सजा हुई है, उसको सजा, ये कोई बगावत थी? ये कोई एक आदमी के लिए सियासी तौर पे कोई सियासी जद्दोजहद तो नहीं लगती, ये तो बगावत लगती है। अब अगर आप अपने ख्वाहिशों की खातिर मुल्क में बगावत वाला माहौल पैदा करेंगे तो कैसे आजादी होगी? कैसे मुमकिन होगा आपको आजाद फिजा में इलेक्शन करने का? कैसे होगा इस मुल्क में सियासत को आगे बढ़ाने का? तो आपने तो इस मुल्क में सियासत को रोकने की साजिश की है। क्लोजिंग का कहा है, मुझे सिर्फ वन लाइनर बता दें, इलेक्शन कब मुतालबा कर रहे हैं, वक्त पे होना चाहिए? हमारे सब लीडरों ने कहा है, खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा है, तमाम इदारों ने कहा है, इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, हम आगे पीछे करने की बात नहीं करते। ठीक है मौलाना बख्श साहब, बहुत आपका वक्त देने का, रज़ा उम्मी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमें कुछ शख्सियात से सबक सीखना चाहिए, सिर्फ हमें सीखना नहीं चाहिए, तमाम तर पाकिस्तानियों को सीखना चाहिए, हुक्मरानों को सीखना चाहिए कि वो कल वक्त की जद में ना आ जाएं अपनी कोताहियों की वजह से। अल्लाह हाफिज।